आइए पढ़ते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट ब्रीडिंग। क्या पढ़ रहे थे भैया? प्लांट ब्रीडिंग। अपने सिलेबस का क्या नाम है? भाई क्या लिखा है? फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अगर प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी करना चाहें हम, अगर प्लांट ब्रीडिंग को हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसका सिलेबस इतना लेंदी है, इतना बड़ा है ना कि प्लांट ब्रीडिंग कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे आज मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा के बोल दिया कि आज खत्म, जैसे आज हम बोले ना कि प्लांट ब्रीडिंग खत्म, लेकिन पता चला कि आज ही कई नई वैरायटियां डेवलप की गई हैं, कई नई प्रकार के स्पीसीज डेवलप किए गए हैं, कई नई प्लांट डेवलप किए गए हैं। तो फिर कल उसको भी पढ़ना पड़ेगा। कल उसको पढ़ेंगे तो फिर बोलेंगे कि आज फिर नया डेवलप किया। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते पढ़ते एज खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। कल की बातों से थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आया होगा। तो जो अभी हम लोगों का जीपीबी है ये केवल फंडामेंटल्स है। मतलब हम लोग इतना समझ पाएंगे कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या, क्यों होता है, क्या इसके डिजायरेबल फैक्टर है और क्या इसके अनडिजायरेबल फैक्टर है। प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग कितना बस इतना ही पढ़ सकते हैं। अभी हमारे बस का नहीं है कि प्लांट ब्रीडिंग को हम लोग खत्म कर दिया जाए। ठीक है जी, प्लांट ब्रीडिंग कभी खत्म ना होने वाला सब्जेक्ट है। और ये केवल सब्जेक्ट ही नहीं है, ये क्या है, मानवता के लिए वरदान है। अगर प्लांट ब्रीडिंग नहीं रहेगी तो मानवता बचेगी क्या? हो बताओ तो। नहीं सर, हो सर। नहीं बचेगी। तो कैसे नहीं बचेगी मानवता? मानवता कैसे नहीं बचेगी बताइए? पर खाना ही नहीं मिलेगा कल किसी जो को। लोग जब मिलेगा हाँ ही सबको, नहीं। हाँ सबको भरपेट भोजन मिलेगा ही नहीं, सबको फूड ही प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, सब एक दूसरे को मार काट के भोजन ले लेंगे ना। ऐसे भोजन ही नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। अभी कोविड-19 में ये हम लोग झेल चुके हैं ना, भोजन नहीं मिल रहा था, आदमी कितने परेशान थे, बाहर सड़कों पे आ गए थे। लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि भैया कोविड होगा नहीं होगा उससे नहीं इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले हमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, घर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए एक यस कहावत सर। है, तो जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक कहावत आनी चाहिए। कौन सी कहावत? पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। मतलब समझ में आया? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब पूत मतलब होता है बच्चा। अगर आपका बच्चा सपूत है, मतलब उसके नाम के आगे किसी भी चीज के नाम के आगे स लगा दोगे तो क्या हो जाता है? अच्छा ना। जैसे आपकी किसी काम में रुचि है तो आप सुरुचि लगा दिए तो मतलब ज्यादा रुचि है ना, ऐसी नहीं। हाँ, हमारे यहाँ सनातन धर्म में सु लगा के किसी भी चीज को अच्छा बना दिया जाए, शुभ। और लगा दिया तो अशुभ। ठीक है। जैसे कुमार है, अगर लड़का बहुत अच्छा है तो बोलते हैं सुकुमार, अगर खराब है तो क्या बोलेंगे? कुकुमार। तो ऐसा ही पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका बच्चा सपूत है मतलब अच्छा है तो आपको धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, वही आपके लिए क्या है? धन है। अगर सपूत है, अच्छा बच्चा है, तो वही आपके लिए कितना भी धन ला देगा, आपको धन रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही बात कहा गया कि अगर पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी बच्ची कपूत है मतलब बेकार वाला बच्चा बच्ची है, तो भी आपको धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। काहे कि नहीं है। खराब रही तो कितनो धन संचय करवाऊ, धन बचने नहीं देगा। तो प्लांट ब्रीडिंग एग्रीकल्चर में सपूत है, अगर ये नहीं रहेगा तो न धन संचय होगा न कोई काम होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। प्लांट ब्रीडिंग हम लोग पढ़ रहे थे, डिफिनीशन सबको याद हो गया है? प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट ना जी, प्लांट ब्रीडिंग यस इज ए सर। साइंस, प्लांट ब्रीडिंग इज ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी प्लांट। किस चीज के लिए? प्लांट। किस चीज के मानवता लिए? के लिए। फॉर मैन का। तो प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनीशन यही से निकल के आई थी, अमन याद हो गया है ना? यस सर। हाँ, प्लांट ब्रीडिंग
is a art. इज आर्ट। Technology. अच्छा एक बात बताओ, इज आर्ट लिख रहे हैं हम, एन लिखना चाहिए ना, तो बताए क्यों नहीं? प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट, कामा साइंस, साइंस। टेक्नोलॉजी। To improve the genetic makeup of any plant टू for mankind. इम्प्रूव द टू इम्प्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ Any plant for mankind. एनी प्लांट। For किस mankind. चीज के लिए होता है? फार्मेंट। कोई पूछता है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो क्या बताओगे? सब्जेक्ट है? नहीं। कोई पूछेगा प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो क्या डिफिनीशन बताओगे? नहीं। क्या बताओगे? कि प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है। सर प्लांट ब्रीडिंग एक कला है। कोई पूछेगा प्लांट ब्रीडिंग एक कला है, कैसे? तो क्या बताएंगे कि प्लांट ब्रीडिंग एक कला है। अगर ये कला नहीं होती हमारे पास तो हमको पता ही नहीं चलता कि कौन फसल कैसे लगाई जाती है। तो किसी भी फसल को लगाने का तरीका हमको पता चलता है, किसमें पता चलता है? प्लांट ब्रीडिंग में। तो प्लांट ब्रीडिंग इज अ आर्ट। फिर कोई बोलता है प्लांट ब्रीडिंग तो साइंस है, तो कहोगे हाँ, प्लांट ब्रीडिंग इज अ साइंस। क्यों प्लांट ब्रीडिंग विज्ञान क्यों है? क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग ही हमको बताती है कि किस मौसम में कौन सी फसल लगेगी, क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? विज्ञान है। उसके बाद था टेक्नोलॉजी। अगर प्लांट ब्रीडिंग नहीं होती तो क्या कृषि में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आती? नहीं। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? टेक्नोलॉजी है। जैसे फसलों को लगाने के लिए जब हम सीड छिड़कते थे खेत में, तो ऐसे ले जाके हाथ से क्या कर देते थे? छीट देते थे। जहां मिला वहीं छीट दिए, जम जाता था। लेकिन हमारा उत्पादन क्या हो जाता था? कम। लेकिन अब हम लोग क्या कर दिए हैं? प्लांट ब्रीडिंग करके क्रॉपिंग सिस्टम में चेंजिंग ला दिए हैं और टेक्नोलॉजी ला दी है। क्या अब हम बुआई गेहूं की किससे करते हैं? सीड ड्रिल से। पहले वही धान की फसल लगाने के लिए हम नर्सरी तैयार करते थे, और तैयार करके ऐसे जैसे रोपा जाता है गाँव में, वैसे ही खेत में रोपवा देते थे। उत्पादन कम होता था। लेकिन सीरी मेथड और डैपोग मेथड से जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारे धान की फसल भी अच्छी होती है और हमारा उत्पादन भी क्या होता है? अधिक होता है। तो ये टेक्नोलॉजी लगाए कि नहीं लगाए? लगाए। तो वही हम लोग बताते हैं। और ये बताओ इतनी सारी चीजें हम लोग किए क्यों? प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते ही क्यों है? आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी क्यों लगाते हैं अपने क्रॉप में? तो उसके जेनेटिक मेकअप को इंप्रूव करने के लिए, जेनेटिक मेकअप को इंप्रूव करने के लिए, जेनेटिक मेकअप को अगर हम इंप्रूव कर देते हैं तो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारे प्लांट से डिजीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारे प्लांट से क्या हो जाएगा? इंसेक्ट हट जाएंगे। ये सारी बातें कल हम चर्चा कर चुके थे। हमने आपको बताया था कि भारत की जनसंख्या 1947 में लगभग कितनी थी? 50 करोड़. हमारा देश का कब आजाद हुआ? हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को। 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को लगभग हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़ के आसपास थी। और उस समय भी लोगों को भरपेट भोजन खाने के लिए नहीं नहीं मिलता था। मिलता। और जो वैज्ञानिक होते थे वो कहते थे कि आज से 70 साल बाद जनसंख्या 2 गुनी से ज्यादा होगी और सबको भरपेट भोजन मिलेगा। तो मिलेगा। साइंटिस्ट को पटक पटक के क्या कर देते थे? सब बड़ी मार मारते थे कि घसीटते थे। इतना यस सर। भारत में जमीन है, भारत देश में इतनी सारी जमीन है और जनसंख्या केवल 50 करोड़ है और भरपेट खाना किसी को नहीं मिल रहा, हर प्रकार के प्रोडक्ट खाने को नहीं मिल रहा। तो ये बेवकूफ साइंटिस्ट कह रहा है कि आज से 70 साल बाद जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाएगी, और जमीन भी कम हो जाएगा और सबको भरपेट खाने के लिए भोजन मिलेगा। तो बतिया नहीं मानते थे सब। लेकिन आज आप ही यस बताइए, आज 70 साल 75 साल हो गया ना आजादी को, 75 76 यस साल सर। हो गया। और आज जनसंख्या क्या है? कितनी है? लगभग 130 करोड़। 30 तो करोड़ 50 करोड़ से 2 गुना से भी ज्यादा है। जनसंख्या 2 गुनी यस हो सर। गई और जमीन भी कितना है? कम। एक का परिवार में 4 हिस्सा लगल, सब खेतवा में घर बनवा लिया। हिस्सा लगते लगते जमीन भी क्या हो गई? कम हो गई। और कम हो लेकिन गया। आज के समय में भाई शेखर और जो लोग अभी आज क्लास कर रहे हैं, बताइएगा आज के समय में किसी को भोजन नहीं मिल रहा है? सबको भरपेट भोजन मिल रहा है। कोई भूखमरी से मर रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मर रहा है।
उस टाइम पे 1947 में क्या पिज्जा बर्गर मिलता था? नहीं मिलता था। चाउमीन मिलता था, मंचूरियन मिलता था, केक मिलता था क्या? ये सब सारे नो सर। प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। और आज के टाइम पे ये सभी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तब यस तो उस समय वैज्ञानिकों ने बात सही कही थी ना, सब वैज्ञानिक यस यानी सर। सही कह रहे थे। हाँ, तो सही कह रहे थे, किसके मदद से किए वैज्ञानिक ये संभव? उस समय तो बड़ी मार पिटाते थे सब। किसके मदद से ये सब चीजें वैज्ञानिकों ने संभव किया? तो प्लांट ब्रीडिंग के मदद से ब्रीडिंग। संभव किया, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि एक सब्जेक्ट आएगा आगे चल के, एक मेथड आएगा प्लांट ब्रीडिंग, जिससे हम पौधों की नई नई ब्रीडिंग करा के नई नई प्रजातियां उगाएंगे और ढेर सारा उत्पादन होगा और सबको अच्छे से खाने के लिए मिलेगा। नहीं विश्वास? पहले केवल सरजू बावन चावल गांव में बोया जाता था, और ज्यादा जो लोग थोड़ा सा जिनके पास और खर्चा होता था ना, तो नाटी मंसूरिया बो देते थे, मंसूरी यस धान बो देते थे। मंसूरी। लेकिन आज के समय पे इतना बड़ा बड़ा चावल मिल रहा है, कैसे? हाँ जी सर। सर। प्लांट ब्रीडिंग के वजह। चावल यस वही है, सर। लेकिन किसकी वजह से मिल रहा है? प्लांट ब्रीडिंग। क्यों? प्लांट क्योंकि हम ब्रीडिंग। जान गए। हमको पता नहीं था यार, उस समय इतनी सारी जमीन थी हमारे पास, लेकिन हम उत्पादन नहीं कर पाते थे कि 50 करोड़ जनसंख्या का पेट भर पाए। हम कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि हमको वही पता था, धान ले गए खेत में छीड़ दिए, धान हो गया, गेहूं छीड़ दिए, गेहूं हो गया, आम लगा दिए, अब 10 साल तक आम वही फरेगा, बस। तो कहाँ भरपेट भोजन मिलेगा? लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसमें परिवर्तन लाया, उनको आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी तीनों चीजों का यूज करना हुआ क्रॉपिंग सिस्टम में, तो हमारा अपने आप ही प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, सब कुछ क्या हो गया? बढ़ गया। और आज सबको भरपेट भोजन मिल रहा है, सबको आइटम मिल रहे हैं खाने के लिए। अभी काजल जाएगी मॉल में शॉपिंग करने, तो आइसक्रीम मिलेगा एकदम ऐसा वाला कि पूछो मत। और वो समय वो वाला ना यस। मिले जो ऐसे छोटका लड़का 2 रुपया का लेके, जो लोहा टीना हाँ। प्लास्टिक से मिलता था, उस समय यस वो भी सर। असंभव, और इस समय मिल रहा है। यस सर। यस पहले सर। लोग सुबह उठते थे तो कुछ पहले लोग सुबह उठते थे तो कुछ खाने के लिए मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात। आज के टाइम पे सुबह उठिए तो नाश्ता इतने टाइप के बन गए हैं। नाश्ता चाहिए। बॉइल्ड फूड यस खाना सर। है, मेक्ड फूड खाना है, ऑयल फूड खाना है, सबका अलग अलग फूड बन गया है। वो टाइम पे देखा था कि यस। दाल भात मिल जाए यही बहुत। तो ये सब वो भी किसकी खाने देन के लिए। है? ये प्लांट किसकी देन ब्रीडिंग है? की। सब प्लांट ब्रीडिंग। आज उर्वशी रौटेला पीती है ब्लैक वाटर, हाइड्रोजन वाटर पीती है। यस विराट सर। कोहली हाइड्रोजन वाटर पीते हैं, ब्लैक वाटर पीते हैं। हाँ? जी जो सर। 4,000 रुपया लीटर है। ये सब क्या है? ये यस। किसकी देन है? सब प्लांट ब्रीडिंग मतलब साइंस की देन है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब आर्ट की देन है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब टेक्नोलॉजी की देन है, जिसके वजह से ही आज हम लोगों का क्रॉपिंग सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और लैंड कम होती जा रही है, फिर भी लोगों का भरपेट भोजन हो जा रहा है। ये सब के सब किसके वजह से हुआ है? प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। तो वही हम कल डिफिनीशन बताए थे आपको कि प्लांट ब्रीडिंग इज अ आर्ट, प्लांट ब्रीडिंग इज अ साइंस, प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी प्लांट। देखो सब खेल यहीं पे है, जो भी पढ़ना है ना हमको यही जेनेटिक मेकअप को पढ़ना है। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे तो पता था ना कि अगर आपके जीन में कोई खराब जीन आ जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आपके जीन में अगर हम कोई खराब जीन, आपके शरीर में कोई खराब जीन आने ही नहीं देंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे कि और अच्छे हो जाएंगे? बताइए, अच्छे हो जाएंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग में यही आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी लगा के हम लोगों ने क्या कर दिया? हर प्लांट के जेनेटिक मेकअप को चेंज कर दिया। चेंज करते ही उत्पादन बढ़ने लगा और सबका भरपेट भोजन हो जा रहा है। और ये सब बताओ किसके लिए हो रहा है? क्या साइंटिस्ट अपने लिए कर रहे हैं? क्या नो सर। साइंटिस्ट मैनकाइंड। प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, नए नए क्रॉप बनाते हैं, किसके लिए? मैनकाइंड, मानवता के लिए। किसके लिए हो रहा है भाई? मानवता के लिए हो रहा है कि नहीं? बताओ। यस सर। तमाम प्रकार के क्रॉप बनाए जा रहे हैं, बहुत सी सस्ती चीजें भी मिलती है, किसके लिए? मुंबई में लोग बड़ा पाव खा के जीवन बिता लेते हैं ना एक दिन पूरा सुबह। तो बड़ा पाव यस सर। डेवलप किया गया क्यों? बड़ा पाव क्यों डेवलप किया गया? मानवता के लिए। जिसके पास कम पैसा रहेगा वो भी खा के जिंदा रह सकते। रह अब बड़ा सकते हैं। पाव बनता है ब्रेड से, और ब्रेड किससे बनेगा? चावल से, आटा से। और वो चावल आटा रोज का रोज खर्च हो रहा है, वो किससे आया है? सब प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ब्रीडिंग। से। अगर प्लांट ब्रीडिंग नहीं आया होता तो आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता और हम अपने क्रॉप के जेनेटिक मेकअप को इंप्रूव नहीं कर पाते। और आज
इतनी जनसंख्या होने के बाद भी भरपेट भोजन। अच्छा एक बात मैं बोलूंगा, क्या वो सही होगा? सुनिए, हम बोल रहे हैं कि आज से 100 साल बाद जनसंख्या 130 के जगह 260 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या 130 की जगह 260 करोड़ हो जाएगी 100 साल बाद, और सबको भर पेट भोजन मिलेगा। क्या मारोगे हमको? बताओ। नहीं हाँ सर, सर, ये सहमत तो है आपकी बात से। और जमीन भी कितनी हो जाएगी देखा, इतना बस। हाँ एग्रीकल्चरल लैंड एकदम कितनी हो जाएगी? थोड़ी सी। और जनसंख्या थोड़ी सीधे सी। दुगुना 100 साल बाद, तो क्या सबका पेट नहीं भरेगा? भरेगा भरेगा। सर अरे जी। भरेगा। अगर ये बात मान लो प्लांट ब्रीडिंग से पढ़ के नहीं समझ में आएगी, तो जब आएंगे ना फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना बायोटेक्नोलॉजी, तब वहां से पता चलेगा। हाँ सर, हाँ सर, एकदम सर, 260 करोड़ नहीं 380 करोड़ भी हो जाएगा तो भी जनसंख्या का पेट भरेगा, क्योंकि हमारे पास अब भरेगा। क्रॉपिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट आ गया है। हमको आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो गया है। हो गया। अब आते हैं बात पे कि प्लांट ब्रीडिंग का स्कोप क्या क्या है, बताइए। अरे सॉरी, हाँ, प्लांट ब्रीडिंग क्यों किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताइए। स्कोप पे अभी नहीं है, ऑब्जेक्टिव बताओ। सर हाई यील्ड प्लांट के लिए ब्रीडिंग किया के जाता उद्देश्य, हाई सबसे यील्ड के पहला लिए हमारा प्लांट ब्रीडिंग क्यों किया जाता है? हाई यील्ड के लिए। दूसरा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है। प्रोडक्टिविटी। नहीं अभी वहां ना पहुंचेगी, पहले हाई यील्ड, उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इंप्रूव्ड क्वालिटी होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। चौथा, बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। अगला आप बताइए क्या हो सकता है? अब हो गया, ये तुम्हारी वाली बात लिख दी है, बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस। उसके बाद देखिए अर्लीनेस, अभी सब समझ में आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत मजेदार शब्द है, अर्लीनेस। उसके बाद आता है मैच्योरिटी। मानते हैं अभी तक आते हैं कि 6 ही डो है, ठीक, 6 ही पे आते हैं जीएम क्रॉप्स। देखो इतना चीजों के लिए प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है, मुख्यतः मानेंगे तो किसके लिए? 7 प्रकार के ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अच्छा कैसे, आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला प्लांट ब्रीडिंग क्यों किया जाता है भाई? हाई यील्ड के लिए। अब बताइए क्यों? पहले के जमाने में भी फसल लगती थी, जमीन ज्यादा था, लेकिन उत्पादन ज्यादा नहीं होता था, नहीं इसीलिए था। सबका पेट नहीं भरता था। क्यों? अच्छा उत्पादन ज्यादा क्यों नहीं होता था, बताइए। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। फसल लगाने की कला हमको नहीं पता। फसल लगाने की कला पता थी क्या? नहीं पता नो थी। सर। जो उन्हें जमीन मिला वहीं पे लगा दिए, जहां जगह मिला वहीं पे क्रॉपिंग कर दिए। क्यों नहीं उत्पादन ज्यादा होता था? साइंस के बारे में नॉलेज हमको नहीं। वेदर कब चेंज होगा, मौसम कहाँ का कैसा है, कहाँ पे कौन सी फसल लगानी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मीन्स दैट टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब हल से जुताई होती थी, खुरपी से कुड़ाई निराई गुड़ाई होती थी कि नहीं, बताओ। किसी भी यस चीज के सर। लिए हमारे पास मशीनें, हम लोग रहट से क्या करते थे, सिंचाई करते थे, ढेकली मेथड, ये सब इंजीनियरिंग 11th में पढ़ोगे तो है। ढेकली मेथड, इन सब से हम लोग क्या करते थे, सिंचाई करते थे ना, तसला तसला पानी फेंकते थे खेत में, सिंचाई होती थी, हाँ तो छड़िया उत्पादन छड़िया। नहीं होता था। थरिया थरिया, जाना थी मछली मरले हो तुम, इतनी नहीं चीजें सर जी, भेजते थे, मछली मारे। ऐसे खेती करते थे तो हमारा उत्पादन नहीं होता था। लेकिन बाद में हमको प्लांट ब्रीडिंग मिल गया, मतलब क्या मिल गया? आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी मिल गया, और हमारा यील्ड क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे बढ़ा यील्ड? देखो हम जान गए कि हमको फसल लगानी है, और उस जगह पे फसल लगानी है जहां की सॉइल के लिए क्या हो, अच्छा हो। हमको पता है कि एलुवियल सॉइल में फसल लगाएंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। अबे लगा देंगे बलुई मृदा में तो उत्पादन होगा क्या, बताओ। जो फसल नो बलुई सर। मृदा में लगने वाली नहीं है,
मान लो चावल ही गेहूं है, इनको बलुई मृदा में लगाओगे तो उत्पादन ज्यादा होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं है, पानी सब सोख के चला जाएगा नीचे, उत्पादन जीरो। यस सर। तो हमको ये पता चल गया कि किस जगह पे किस सॉइल में कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए। दूसरा आ गया साइंस के बारे में पता चल गया। साइंस के बारे में क्या पता चला भैया, बताए थे ना, क्रॉप रोटेशन और क्रॉपिंग स्कीम। आज भी लोग उतना फॉलो नहीं करते। धान लगाए हैं, धान करते क्या लगा देंगे, गेहूं, गेहूं करते क्या लगा देंगे, धान, फिर धान करते गेहूं। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में आप जाएंगे, पंजाब राज्य में जाएंगे, हिमाचल में जाएंगे, ऐसे राज्यों में जाएंगे तो वहां पे लोगों को पता है, साइंस पता है। क्या साइंस पता है कि कौन सी फसल लगाने के बाद कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो यानी उनको क्या पता है, क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉप रोटेशन, बताए थे ना। अधिक गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल लगानी चाहिए। साइंस है ये। कैसे, मान लो अभी खेत में तुम अरहर लगाए हो, क्या लगा दिए हो, अरहर, अरहर लगा दिया। अरहर की जड़ें क्या होती हैं, एकदम अंदर तक जाती है, और वो सॉइल से एकदम अंदर तक जाके न्यूट्रिएंट ले ली कि नहीं, और वो पूरा न्यूट्रिएंट ले लिया। अब तू जब जुताई करवा के गेहूं लगाओ, जब गेहूं लगाओगे तो गेहूं कहाँ रह जाएगा, ऊपर है, ऊपर वाले, तब तक ऊपर वाली फसल, ऊपर ही जो सरफेस होगी वहां पे न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ। और आराम से हम उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। और मान लो गहरी जड़ वाली के बाद फिर गहरी जड़ वाली फसल लगा दिए तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट वहीं से लेगा और वहां पे न्यूट्रिएंट रहबा नहीं करेगा, क्योंकि सॉइल को भी अपनी फर्टिलिटी ग्रो करने में टाइम लगता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि अब जी 2 लीटर खून निकलवा के बस शरीर में से और फिर कल ही 2 लीटर खून निकलवा देगा, ऐसा संभव है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का खून निकालते जा रहे हैं। अधिक जड़ वाली, गहरी जड़ वाली के बाद उतनी जड़ वाली लगाई है ना। अब तुम ही बताओ, अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल लगानी चाहिए। मतलब धान लगाए हैं अगर, तो धान अगर जब आपका धान की हार्वेस्टिंग करा लिए तो आपको खेत में क्या बो देना चाहिए, चना, मटर, मूंग, उर्द, लोबिया, ये सब बोना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने अभी खेत में लगाया था धान और वो पूरा मॉइस्चर कंटेंट क्या कर चुका है, एब्जॉर्ब कर चुका है जमीन से। और आप तुरंत फिर लगा रहे हो कोई ऐसी फसल, मान लो अरहरे लगा दिए, कोई ऐसी फसल लगा दी, गेहूं ही लगा दिए जो और वो वाटर खींचेगा जमीन से। क्या मृदा के पास इतनी क्षमता है, जितना पानी रहेगा उतना ही ना आपके क्रॉप को देगी। तो आपका गेहूं वाला उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं चना, मटर, मसूर ही सब लगा दोगे तो इन सबको पानी की कोई जरूरत नहीं होती है, ये आसानी से हो जाएंगे, उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। और मिट्टी में वाटर लेवल फिर से मेंटेन तब तक 1.5 साल 2 साल में मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी फसलें, अब जैसे धान लगाए या गेहूं लगाए तो जब इसकी कटाई की है तो जैसे धान लगाए थे तो कटाई करके गेहूं मत लगाओ ना भाई, आप क्या लगा दो, लेग्यूमिनस क्रॉप लगा दो। क्यों, लेग्यूमिनस क्रॉप लगाओगे तो मृदा में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो फिर अगले सीजन में जब दूसरी फसल लगाओगे तो उसका उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमको क्या पता चल गया, साइंस के बारे में पता चला गया। उसके बाद हमने क्या जाना, टेक्नोलॉजी। इसी की वजह से हमारा उत्पादन सबसे ज्यादा कम हुआ करता। देखा, हम गेहूं लेते थे ऐसे लेके छीट देते थे, प्लांट टू प्लांट के बीच में रो ही मेंटेन नहीं होता था और डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता। अब देखो 2 प्लांट ऐसे लगे हैं तो जब बढ़ेंगे तो सथ में बढ़ेंगे, कितना उत्पादन होगा, उनको खुल के जीने का मौका मिलेगा क्या, खुल के वो ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं ग्रो कर पाते। और कहीं कहीं है कि एक खुइया लगा तो एक खुहा लगा, तो इससे कोई बीच वाला जगह खाली हो गया। तो बताइए टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, नहीं, तो उत्पादन क्या हो जाता था, वैसे ही कम। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, क्या आ गया, सीड ड्रिल आ गया, क्या आ गया, प्लांटर आ गया, सीड ड्रिल आ गया। अब सीड ड्रिल से जब बोते हैं तो हर एक प्लांट एक दूसरे से उतनी दूरी पे रहता है जितना पे आसानी से ग्रो कर सके, और उत्पादन भी कितना होता है, मस्त होता है। आया कि नहीं, बताओ। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम कोई भी फसल लगाए और अगर पानी चला दिए, ट्यूबवेल रात भर चालू कर दिए, अपना तो खेत भर भर किए, पड़ोसियों का भर दिए, ये सिस्टम था। फसल को चाहिए तो 2 सेंटीमीटर पानी और हम भर दिए रात भर में 5 सेंटीमीटर पानी, तो उत्पादन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आज हमारे पास सिंचाई करने की बहुत सारी विधियां हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है ना, वो देखते हो ना, फुहारा लगा रहता है पूरा, देखते हो,
चलता रहता है, पूरी Yes, sir. फसल को सींचता रहता है। Yes, sir. पानी भी कम लॉस होता है और सारी फसल को पानी मिल जाता है आसानी से। मिलता है। हम लोग रो टू रो सब कुछ मेंटेन करके सिंचाई करते हैं। हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स ये सब मेथड आ गए, जिससे कि जमीन अगर खाली नहीं है तो हवा में भी आलू उगा लेवल जाए ना हो। अगर जमीन खाली नहीं है तो हवा में भी क्या कर लेंगे, आलू उगा लेंगे, प्याज टमाटर मिर्चा हवा में भी उगा लेंगे। उगा ये लेंगे। किसके Yes, वजह से हुआ, प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है ना, हम एरोपोनिक्स Yes, हाइड्रोपोनिक्स ये सब मेथड बताएंगे आगे, सब है कि कैसे हवा में ही लगा हम लोग कि पानी में भी फसल लगा के उत्पादन बढ़ाया जा सकता। देखा, पहले सिंघाड़ा की खेती नहीं होती, आज सिंघाड़ा का प्रोडक्शन बहुत तेज बढ़ गया। पता है कि जमीन की जरूरत नहीं है, वो कहाँ होगा, पानी में, पोखरा पानी तालाब में नदी होगा। सब में होगा। और सिंघाड़े Yes, sir. से प्रोडक्शन जब होगा तो उसका यूज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बताओ। सिंघाड़ा ऐसे खा सकते हैं, खाने के बाद उसकी Yes, sir. पिसाई करके उसका आटा बनता है, उस आटे को हम डेली न्यूट्रिएंट में खा सकते हैं, नहीं तो प्रिजर्व करके रख सकते हैं, समय समय पे गेहूं की जगह एक आध दिन सिंघाड़ा खा के जी लेंगे आटा उसका। तो बताओ सबका पेट हाँ। भरेगा कि नहीं, किसके वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से भाई। अब अधिकतम मात्रा में हम लोग पानी वाली फसलों को लगा के अपना उत्पादन करते हैं। पहले के जमाने में शिमला मिर्च खाली ठंडी में आवे हमने के प्रदेश में, आज का साल भर मिलता है। क्यों, प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हम जान गए कि हमारे पास क्या आ गया, साइंस आ गया। हमको पता चल गया कि एक को क्रॉप को काट के उसमें लगा देंगे तो हमारी नई फसल हो जाएगी। तो इल्ड बढ़ा कि नहीं, हायर इल्ड में लिखना होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग का पहला उद्देश्य क्या है, हायर इल्ड। क्यों, क्योंकि हायर इल्ड होगा तो जनसंख्या कितनी भी ज्यादा रहेगी सबका पेट भर जाएगा। यही तो बता रहा है ना प्लांट ब्रीडिंग, कि उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। प्लांट ब्रीडिंग का यही उद्देश्य है, आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी का यही उद्देश्य है कि हमारे इल्ड को बढ़ाया जाए। तो यानी पहला समझ में आया हायर इल्ड वाला, बोलो। Yes, तो sir. दूसरा पढ़े प्रोडक्टिविटी। Yes, sir. दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी, मतलब किसी भी अपना हम लोग कोई भी उत्पादन लेते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देना, हमारा उत्पादन बढ़ा, सॉरी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन बढ़ा लेना। मतलब जो एक इतना खेत लगे तो उसमें 50 किलो धान होता था, अब इतनी ही जमीन में कितना हो जाता है, ढेर सारा धान हो जाता है। कैसे, अलग अलग वैरायटी से। कैसे भाई, अलग अलग वैरायटी से। जैसे वैरायटी से। एनिमल ब्रीडिंग में देसी गाय 2 लीटर दूध देती थी, एनिमल ब्रीडिंग करके होलेस्टियन फिजिशियन बना दिया गया, वो कितना दूध देती है, 8-10 लीटर। बोलो किसकी देन है, वो एनिमल ब्रीडिंग की। वैसे ही प्लांट ब्रीडिंग, हमको पता था कि ये वाली वैरायटी से बहुत कम उत्पादन मिलता है, हम लोग वैरायटी क्या कर दिए, चेंज कर दिए, तो कम में जमीन में हमको प्रोडक्टिविटी क्या मिलने लगी, ज्यादा मिलने लगी। कम से कम लैंड में हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर दिए। उसके बाद थर्ड है हमारा इंप्रूव्ड क्वालिटी। कल आपको हम बताए थे ना कि धान लगाया जाता है, लेकिन धान लगाने के बाद धान में पहले विटामिन ए नहीं पाया जाता, लेकिन कौन सी धान में विटामिन ए पाया जाता है, गोल्डन राइस। एक चावल की वैरायटी है, धान की वैरायटी है जिसका नाम है गोल्डन राइस। जानते हो क्या किया गया, चावल बोया जाता ना, धान लिया गया और धान को लेने के बाद उसमें एक जीन एंटर करा दिया गया। किसका जीन, विटामिन ए का। विटामिन ए का जीन जब एंटर करा दिए तो वो धान की जो, अब जब धान लगाते हैं तो उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। अब जितना भी धान होता है हर साल गोल्डन राइस धान में विटामिन ए भी पाया जाता है, और पहले धान में विटामिन ए पाया ही नहीं जाता था, लेकिन गोल्डन राइस को खाएंगे तो उसमें विटामिन ए पाया जाता। कैसे, तो उसमें जीन एंटर करा दिया गया, उसमें जीन एंटर करा दिया गया। किसका जीन, विटामिन ए का जीन। ऐसे देखा, और कैसे क्वालिटी बढ़ गई। सेव देखते हो मार्केट में खरीदने जाते हैं, जो लाल सेव रही वो हम लोग खरीदते हैं, लेकिन जो हम कहीं से सेवा का कलरवा डल रहता है उसको नहीं खरीदते। काहे नहीं खरीदते हैं बताओ तो, हमको देखने में अच्छा वो नहीं लगता, उसकी क्वालिटी क्या है, खराब है। क्या कर दिया गया भाई, उसमें जीन एंटर करके चेंज कर दिया गया, उसका कलर अब हर साल कैसा होगा, लाल होगा, और वही लोग खरीदेंगे। ये किसकी देन है, प्लांट ब्रीडिंग की देन। हमारा फूड का क्वालिटी भी क्या हो जाता है, प्लांट ब्रीडिंग से बढ़ जाता है। जो छोट छोट इतनी फसल होता था, आज अमरूद देखते हो ना तुम लोग, अमरूद
इलाहाबाद जाओगे देखते हो अमरूद इतना बड़ा बड़ा खाने के लिए मिलता है। और अब जैसे सेव आता था कवर में पैक करके, अमरूद भी वैसे कवर में पैक करके आता है, देखे हो। और Yes, गांव का sir. अमरूद देख ला, अब वो गांव का अमरूद देख ला, इतने बड़ा बड़ा रहे, पकल ना छोटा रहे, छोटा। कच्चा खाना पड़ेगा, Yes, sir. और ये कच्चा खाना पड़ेगा, पकबे नहीं करेगा। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग करके आज अमरूद इतना बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के बना दिए गए, Yes, खाने में sir. भी बढ़िया खाने में लगता भी है, और हाँ, और अच्छे से बिक भी रहा है, सबका पेट भी भर रहा है, सबको अमरूद मिल रहा है, और हर सालों भर अमरूद मिल रहा है। तो Yes, किसकी sir. देन है भाई? आर्ट Plant साइंस breeding टेक्नोलॉजी की। की देन है। और आर्ट Yes, साइंस sir. टेक्नोलॉजी कौन है? प्लांट ब्रीडिंग ही तो है। Plant breeding. उसके बाद देखिए आइए, बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस। आपको हमने पढ़ाया है कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है, जल्दी बताओ। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब बायोटिक बायोटिक मतलब सर लिविंग होता है जो वायरस बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की वजह से हाँ, डिजीज। लिविंग्स मतलब मतलब जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सब क्या कहे जाते हैं? बायोटिक फैक्टर। मतलब जितने भी लिविंग्स होते हैं वो सब क्या कहे जाते हैं? बायोटिक फैक्टर। जिनमें जान होता है वो सब के सब क्या कहे जाएंगे? बायोटिक। Biotic अब factor. बताओ, प्लांट को कौन कौन से बायोटिक फैक्टर नुकसान पहुंचाते हैं? सबसे पहला इंसेक्ट, है कि नहीं? इंसेक्ट है ना, Yes, लिविंग sir. जीवित चीज है, और प्लांट को क्या पहुंचाता है? नुकसान। दूसरा वायरस, तीसरा बैक्टीरिया, और प्लांट के Bacteria, केसेस में अब तो हम लोग fungus. फंगस, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ के इतना जान गए हैं कि सबसे ज्यादा कौन नुकसान पहुंचाता है? फंगस। तो ये Fungus. चारों लोग प्लांट को क्या पहुंचाते थे? नुकसान। जैसे देखा, इसीलिए बना दिए गए बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब द एबिलिटी ऑफ एनी होस्ट टू फाइट अगेंस्ट एनी बायोटिक और एबायोटिक है। तो बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंट बना देना हमारी क्रॉप को। कैसे रेसिस्टेंट बना देना? जैसे बताया था ना कि कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें आके इंसेक्ट लग जाता था। कौन सा इंसेक्ट? पिंक बाल वर्म। और वो आके Balworm. लग जाता था और कॉटन को क्या कर देता था? नुकसान पहुंचा देता था। तो हम लोग भी चालाक थे, क्या किए? आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी लगाए और कॉटन के प्लांट में एक जीन एंटर करा दिए। कौन सा जीन? क्राई जीन। कौन सा जीन जी? क्राई जीन। Cryogene. क्राई जीन एंटर करा दिए, जिसके वजह से हमारी कॉटन का नाम हो गया बीटी कॉटन। क्या नाम हो Yes, गया? sir. BT. बीटी कॉटन। ये सब आगे आएगा, सब पढ़ाएंगे। बीटी कॉटन क्यों बीटी कॉटन नाम रखा गया? क्योंकि उसको बोलते हैं बैसिलस थोरेनजेनेसिस कॉटन, क्योंकि Pharyngitis. उसमें किसका, हाँ, बैसिलस थोरेनजेनेसिस का जीन एंटर कराया गया है। और बैसिलस थोरेनजेनेसिस का जीन एंटर करा देने से अब उस पे पिंक बाल वर्म नहीं आते हैं उसको खाने के लिए। क्यों नहीं आते हैं खाने? उसको खाएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग को देखे हो, कुछ लोग के जीन में ऐसी क्वालिटी होती है, हमको अभी बिच्छू मार देगा तो हम 24 घंटा बीमार रहेंगे। लेकिन कई लड़के इतने होते हैं कि बिच्छू मार के बिच्छुए मर जाता है। सुने Yes, हो? sir. और उन लोग को बिच्छू मार दर्द के भी मर नहीं जाएंगे करता है। और कुछ नहीं होगा उनको, और वो उल्टे मर जाएगा उठा हाँ. के। वो भी सोचता होगा पता नहीं कहां से ऐसा आदमी को काट लिए कि वही मर जाए। क्यों? क्यों सर? क्योंकि उनके अंदर, हाँ, क्योंकि उनके अंदर वैसा जीन है जिसपे बिच्छू के डंक का कोई असर नहीं होगा। तो वैसे ही बीटी कॉटन फसल है। बीटी कॉटन में हम लोग जब क्राई जीन एंटर करा देते हैं ना, तो पिंक बाल वर्म जाएगा, खाएगा, खा के मर जाएगा। तो हमारी फसल बच गई, सर जी मुझे बायोटिक भी ना रेसिस्टेंट बना एक दिए। बार मक्खी काटी थी ना, और वो मर गई। हाँ, तो तुम्हारे अंदर मक्खी रेसिस्टेंट क्वालिटी है। रेसिस्टेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर डिजीज। किसी एक के प्रति आपके अंदर क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंट क्वालिटी। यस। वैसे ही फंगस, बैक्टीरिया, वायरस से हम लोग क्या बना देते हैं प्लांट को? रेसिस्टेंट। कि हम लोग के प्लांट में डिजीज में नहीं लगेगा। एक तो ऐसा ऐसा जीन एंटर करा दे रहे हैं सब कि पहले आलू में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान बड़ी लगता था, मतलब लेट ब्लाइट या पोटैटो बड़ी बीमारी होती थी, पूरा एकदम महामारी आती थी, पूरा क्रकोए समाप्त हो जाता था। लेकिन अब नहीं होता है। पता है कहे? उसमें जीन एंटर करा दिया गया आलू में कि अब उस पर फाइटोप्थोरा ग्रो ही नहीं होगा। तो ये किसकी देन है? प्लांट ब्रीडिंग की देन। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स पढ़ के हम लोग जीन एंटर करा एक आलू लिए, आलू की क्रॉप, उससे नई आलू की क्रॉप से क्रॉस कराते समय
जो ही उनमें मियोसिस माइटोसिस डिवीजन होता है उसी समय नया जीन हटा देंगे और फाइटोप्थोरा लगेगा ही। तो बायोटिक रेसिस्टेंट बना दिया। अच्छा सुना, बायोटिक रेसिस्टेंट और बना देते हैं हम लोग। कैसे? बायोटिक में हम लोग भी आते हैं ना, ह्यूमन, हम लोग भी तो जीवित है ना, हम लोग भी क्राप को Yes, नुकसान sir. पहुंचा सकते हैं ना, तो जानवर भी क्राप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहले राती के पूरा भेड़ ओढ़ चर दे में, कुल गाय भैंस चर देती थी खेत में, लेकिन फिर बाद में देखो टेक्नोलॉजी है, क्या आया, तार लगा दिया गया खेत के चारों तरफ, क्या लगा दिया गया, तार लगा दिया गया, जिससे कि बायोटिक फैक्टर जेबे नहीं करते थे, तो फसल में कुछ नहीं सर, तार काम बचाया नहीं गया। कर। ओकरे बाद तार काम ना करे तो ओकरे बाद बिजुका लगा दिया गया, जो मटका पे ऐसे टीका उका पोत के भूत बना के खड़ा कर देते थे, गाय भैंस ऐसे नहीं करते। सर जी, हाँ सर जी, अब जाली लगती है चारों तरफ, अभी लग रही है हमारे अब जाली खेत में। लगते, बस बस संभावत है हम धीरे धीरे। तब वो फिर योगी जी वाले कुल आ गए, ये जब रात भर में कितनो तार लगावा बिजुका लगावा, वो अकेले बिजुका ना, 10 भैंसा जाएंगे खेत में, तो वो क्या करेगा, एक तो वो खुद नकली है, तब जाके चर में देते ना। अब नेट लगाया जा रहा है चारों तरफ खेतों में, तो ये टेक्नोलॉजी ही ना है जी, ये लगा देने से हो Yes. सकता है कि उत्पादन बढ़ जाए। भाई नुकसान नहीं होगा तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही। विदेशों में इलेक्ट्रिक लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, अगर उनके खेत में चल गई तो मार दी लाइन, तो वही टपक गई। सर लगा था हमारे घर, एक बिल का मर वहां गया। पे वहां पे कानून बना है भाई, आप क्यों उनके खेत में जा रहे थे बताइए। और यहाँ अगर सूत गईला तो हार दिया तो से पहले खेत जोतवा ले लेता है, इतना डांड तो अपने में कटवा ले, इतना डांड तो छोड़ दे, इतना डांड कट जाएगा। अच्छा, अगर ये पहले जोतवाए तो इतनी डांड, अब खेत में एक का लाइनें बचती है पतली सी, जब पता चलता है कि आधा खेत इनका आधा, चलने के टेक्नोलॉजी लिए भी नहीं इम्प्रूव बचता। किया। हाँ, यानी बायोटिक रेसिस्टेंट बनाया जा। अब एबायोटिक रेसिस्टेंट क्या होता है? पौधों पर एबायोटिक का मतलब ऐसे सभी फैक्टर जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग, मतलब जीवित नहीं होते। तो कौन नहीं कौन है होते। जी जो जीवित नहीं है और पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है? प्रकाश, लाइट, टेम्परेचर, वायु, लाइट, टेम्परेचर, वाइंड, पीएच, वाटर, लाइट, बस बस ह्यूमिडिटी। इतना बहुत, ह्यूमिडिटी, ये सब प्लांट को क्या पहुंचाते हैं? अभी मान लो प्लांट लगा है और फोटोसिंथेसिस होने लगा, शिमला मिर्च का प्लांट लगा है, फोटोसिंथेसिस होने लगा, टमाटर लगाया वो खूब तेज धूप होने लगा, तो पौधे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी, तो उसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन भी तेज होगा, और पौधे से पानी की मात्रा बाहर निकल जाएगी, तो पौधा ग्रो कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। तो हम लोग दिमाग लगा दिए, क्या कर दिए? पॉली हाउस बना दिए। क्या बना दिए? पॉली हाउस। पॉली हाउस। देखते हो ना, उज्जर उज्जर नीला हरियर पियर, खेतवा में नीला पन्नी कलर। बांध के उसमें खेती होती है। यस सर। जेके जॉन दिखा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको कोई रंग दिखाई दे सकता है, हम जानते थोड़ी है किसको है। तो पॉली हाउस बना के उसमें क्रॉप लगा देंगे तो भाई फसल को नुकसान नहीं नहीं होगा, होगा। धूप का कोई प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग वाटर रेसिस्टेंट बना दिए, ऐसे ऐसे क्रॉप बना दिए जिन पे कितना पानी लगा हुआ कोनो इफेक्ट पड़े वाला नहीं है। तमाम प्रकार की चीजें हमने प्लांट ब्रीडिंग से किया, और प्लांट ब्रीडिंग का ये उद्देश्य है कि प्लांट को अधिक से अधिक अगर आप डिजीज रेसिस्टेंट और इंसेक्ट रेसिस्टेंट बना दिए तो आपका उत्पादन बढ़े। पता है ना जी, कि अगर डिजीज लगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ करिए कि डिजीज ही ना लगे। तो दिमाग लगा दिए, साइंस। क्या दिमाग लगाते हैं? 15 दिन पहले बो देते हैं या 15 दिन यस सर। बाद बो देते हैं, बात डिजीज नहीं लगता है उस समय। क्या कि डिजीज को होने के लिए क्या चाहिए? डिजीज ट्रायंगल, और ट्रायंगल यस सर। फॉलो यस नहीं हो पाता। नहीं सर। यही तो बोले रही ना कि सेकंड सेमेस्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूरी। चीजें आएंगी सेकंड की आप। तो डिजीज चाहिए, आप कौन फोन कर दिया क्लास के समय में, डिस्टर्ब कर दिया? क्या बोले? सर सब लोगों को कि जब क्लास चलता रहेगा तो किसी को फोन नहीं करना है, नहीं तो हम अपना Yes. मोबाइल पटक देंगे भाई, हम मोबाइल पटक दे बाबा, हम ना जाने। देखा, हमें दे दीजिए, ये- हमें दे कुछ दीजिए। लोग बड़ी खुश हो जाएंगे मोबाइलिया पट्टे को,
अमन उमन तो खुश हो जाएंगे कि बस चला गई ना, तो एक पढ़े का मन ना करे तो जबरी पढ़ावा ना। नहीं नहीं। देखो, तो हम लोग प्लांट को क्या बनाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है ना। और ये किसकी मदद से बनाते हैं हम लोग, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। ब्रीडिंग। हम लोग को पता है तरीका, भिन्न 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 तरीका। हम इलाहाबाद गए तो देखे ना, देखो इतने दूरी में खेत था, वो इतने में अरहर लगा था 4 ठो। एक अरहर पे फली लगी हुई थी, एक अरहर में फूल लगा हुआ था, एक अरहर पे कुछ नहीं लगा हुआ था, एक अरहर अभी हो रहा छोटा था। और जो पे फूल लगा था उस पे खूब इंसेक्ट लगे थे, और इस पे कोई इंसेक्ट नहीं लगा था। और जो छोटका था उस पे खूब डिजीज लगी। मतलब इतनी दूरी में सब क्रॉप का परीक्षण किया जा रहा है, और वो सब इस पे नहीं जा रहे थे। पता है क्या है कि जो डिजीज इस वाले प्लांट पे लगी थी वो इन तीनों पे नहीं लग सकती, क्योंकि ये तीनों क्या थी, अरहर की अलग अलग वैरायटी थी। ये इंसेक्ट इस वाली वैरायटी पे लगे थे, लेकिन इन 2 वैरायटियों पर नहीं लगे थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंट थे, एक पे खा के मर जाए, वो सब जा ही नहीं रहे थे। एक ऐसी वैरायटी लगी थी कि एक में फूल निकल रहा था, एक बढ़ रही थी, एक में उत्पादन हो रहा था, बिना समय एक उत्पादन हो रहा था। किसकी देन है ये? प्लांट ब्रीडिंग की देन है। प्लांट ब्रीडिंग की। और यही हम लोगों को तो पढ़ना है कि कैसे हो जाता है सर, ये सब कैसे हो जाता है, यही पढ़ना है, इसमें यही ब्रीडिंग कराना है। तो एबायोटिक बायोटिक रेसिस्टेंट कहने का मतलब है कि हम लोग को कोशिश, प्लांट ब्रीडिंग यही कहता है कि अपने क्रॉप को क्या बना दीजिए आप, डिजीज और डिजीज रेसिस्टेंस और इंसेक्ट रेसिस्टेंस। और मन करी तो तू लिख लिया परीक्षा में मन ही रेसिस्टेंट, मतलब ह्यूमन रेसिस्टेंट। ये भी तो है ना इसका उद्देश्य। रात भर पता चले तुम्हारा उत्पादन बढ़िया होता, कौन ले जाएगा 2,4-D छिड़क देगा, रहती हम तुम्हारे तुम्हारे उत्पादन क्या हो जाएगी, खत्म। तो ह्यूमन रेसिस्टेंट बनाना भी प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है। क्योंकि खा के मर ही रहे हैं अब हम लोग, ये सब जितना प्रोडक्ट अभी बनाएंगे हानि में आएंगे तो अभी। उसके बाद आता है अर्लीनेस। अर्लीनेस का मतलब क्या होता हो, जल्दी उत्पादन हो। अच्छा, आप लोग को पता है ना, पहले आम अगर लगाए ले रहा ना बाबा, तो फरे के तेरे समय में, पापा के समय में, और खाते कौन थे, नाती पोता, होता था कि नहीं? आम लगे तो बड़ी विवाद हो, हमार दादा लगेले रहना, ये हमारे खेत में आई, ये हमारे हिस्सा में, बवाल होता था कि नहीं पहले आम? बहुत। हाँ, 5 साल 10 साल पे होता था बड़ा आम, निविया हमारी है, बढ़ जाई तो बस काट ले। ये था वो बात। अब प्लांट ब्रीडिंग आने से क्या हो गया है, आप लोग अगर पौधा खरीदने जाएंगे, इतना बड़ा आम का पौधा खरीदे जी, बना में आम लगल रहे पहले ही से, पहले ही से आम लग रहे इतने बड़े, कैसे? टेक्नोलॉजी। प्लांट ब्रीडिंग से। हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब प्लांट ब्रीडिंग, साइंस मतलब प्लांट ब्रीडिंग, आर्ट मतलब प्लांट ब्रीडिंग। पहले जो अमरूद बड़ा बड़ा ऐसे फैल रहे, इतने बड़ा बड़ा अमरूद फलता है जी, इतने बड़ा बड़ा अमरूद फलता है। बहुत सारे अमरूद वो भी लगे रहते हैं। धान पहले इतना बड़ा बड़ा खेत में लगे, मजे मजे का। तो देख रहे हो एकदम छोटा छोटा धान भी लोग लगाए होंगे, और उसमें उत्पादन हो रहा हो, आप खुद देख सकते हैं। टमाटर हो, टमाटर इतना बड़ा बड़ा टमाटर आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा, 3-4 दिन रख दो सड़बा, क्यों नहीं सड़ता है? उसमें जीन एंटर कराया गया। और सड़ना तो छोड़ो, प्लास्टिक रहता है, कितनों गला के दाल फ्राई कैला, लेकिन गलबा नहीं करेगा टमाटर, नहीं गलता। तो प्लांट ब्रीडिंग करके उत्पादन बढ़ा दिया भाई, टमाटर टमाटर टमाटर, सब लोग टमाटर खा रहे हैं, लेकिन सबको पता नहीं है कि उसमें जो जीन एंटर कराएगा वो हार्मफुल भी है। भाई प्लास्टिक खा रहे हैं ना डायरेक्ट, जब वो गल नहीं रहा है ईंधन पे, तो शरीर में जाके कहाँ गलेगा भाई, जैसा गया वैसा ही बाहर हो जाएगा, और नहीं हुआ तो नुकसान करेगा। और वही देसी टमाटर ला, तुरंत गल जाए, खाना में डलते हुए घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि टमाटर पड़ा भी है कि। तो किसका देन है सब? प्लांट ब्रीडिंग का देन है। प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हर साल मिलता है। बस अभी आएंगे ना प्लांट ब्रीडिंग के नुकसान पे आएंगे जब, तो प्लांट ब्रीडिंग का बताइए कैसे क्या क्या फायदा, तो यही सब है भाई मैनकाइंड के लिए, लेकिन नुकसान भी है। अब देखो,
अच्छा मन में सवाल आ रहा है ना बहुत सारा, तब समझ जाओ कि पढ़ाई अच्छे से हो रही। सर जी फायदा तो है, नुकसान भी होगा। सर क्या फायदा है क्या नुकसान होगा, ये सब मन में अगर चल रहा है तो समझिए आपको मजा आ रहा है, और अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, बन जा कपूत। अमन कहावत याद हो गई है ना, पूत सपूत त का धन संचय, अपूत कपूत त का धन संचय। यस सर। अब वो समझाइए। हाँ हाँ, फिर से समझा दिए समझाएं, कहते हैं। पहले ही नहीं बता समझाएं, दीजिए आप मिस कर दी है। प्लीज एक बार। अरे यही बताए हैं निवेदिता की। आप लिखें। हाँ ये बताएंगे निवेदिता, बढ़ाए तो और फीस बढ़ जाए, फीस जमा करो पहले बाबा। देखो हाँ ठीक पूत है। सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। मतलब पूत माने बचवा, अगर बचवा आपका सपूत है, अच्छा है, तो आपको धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपके लिए धन है, धन बना देगा ढेर। लेकिन अगर पूत सपूत तो का धन संचय, अगर आपका पूत कपूत हो गया तो भी आपको धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है। केतनो संचय करबा ई पार से बर्बाद घूम घाम के देगा। बर्बाद कर। तो अब सोच लो, यस। सपूत की कपूत, निवेदिता सपूत की कपूत, सपूत। ना ही सपुत्री। हाँ जो भी सपुत्री। देखा, अब आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वन, ये भी उद्देश्य है प्लांट ब्रीडिंग का। क्या उद्देश्य है परिपक्वन का, देखते थे ना कि पहले आधा गेहूं लगल है खेत में, आधा पक जाए आधा पकबे नहीं करे, ऐसा देखे थे यस खेत। सर। कुछ देखते हो कुछ ऐसा दूरी का लगता है। पकला नहीं रहेगा, कुछ दूरी का पक जाएगा, हो जाता है कि नहीं। हाँ काहे, सर। तो प्लांट फिजियोलॉजी का यूज करिए। हमको पता है कि जिब्रेलिन के वजह से पौधों में क्या होता है, ग्रोथ होता है। ऑक्सीजन के वजह से ग्रोथ रुकता है, साइटोकाइनिन की वजह से सेल ही ग्रोथ होता है। हम लोग को पता चल गया भाई, हम लोग क्या कर दिए, क्रॉप लगाते समय ही उसी में तुरंत जिब्रेलिन का मारे छिड़काव करवा देते। क्या करवा देते हैं, जिब्रेलिन का छिड़काव, और 2 4 दिन में क्रॉप हम लोग कितनी हो जाती है, खूब बड़ी, यस और सर। मेच्योरिटी जल्दी आ गई। तो ही देखा, लौकी का पौधा इतना बड़ा रहला, राती के इंजेक्शन लगेला सुबह इतना बड़ा हो जाता है कि नहीं। यस सर। देखिए फल में भी लौकी जो बड़ी लगाते बड़ी हैं। मिलती है सर, यस सर, हाँ? यस सर। देखे हैं। रात भर में बढ़ जाए, और गलती से हमें अगर हार्मोन्स लगा हुआ है और उस वाले लौकी को ले जाके फ्रिज में रख दिए, तोड़ दे फ्रिजवा तोड़ के बढ़ जाएगा। ये सब किसका देने भाई, प्लांट ब्रीडिंग का देन। प्लांट ब्रीड। जो उत्पादन छोटी छोटी होते हैं ना, मैच्योरिटी हम जल्दी करा लेते। आम कच्चा रहता नहीं पका लेते हो रात भर में, अब पेड़ पे वेट यस सर। करोगे कि कब पकेगा, बताओ। नो पेड़ पे सर। वेट करोगे ना सर। मैच्योरिटी को क्या कर देते हैं हम लोग, तेज अर्लीनेस कर देते हैं, जल्दी बढ़ता है हम लोग का, जल्दी से पक जाता है सबको उत्पादन, फिर काट के तुरंत दूसरा लगाता है। तो ये सब किसकी देन है, प्लांट ब्रीडिंग की देन है। उसके बाद आता है जीएम क्रॉप, वही जो अभी बीटी कॉटन बताया है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। आपको एक बात पता चलता होगा, गांव में आम उम लगता था ना, तो पता चला ना कि अई अमवा एक साल फल देला अगले साल ना देला, पता है, कहते ना ये साल फल दे अगले साल ना दे। फिर कुछ फसल ऐसे, कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते थे खूब बढ़त नहीं है लेकिन उत्पादन होइबे नहीं करी, तो बोलते ना कि बंजा पौधा है इससे उत्पादन नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या कर दिए, ऐसी क्रॉप्स में जेनेटिकली जीन एंटर करा दिए और उनका क्या करने लगे हम लोग, यूज करने लगे। अच्छा देखा, पहले कोरोना आया था ना, सबको गिलोय पीने के लिए चाहिए था ना, आज सच यस सच सर। बताना, आंखी क्रिया खा हाँ। के बताना है कि ऐसे पहले गिलोय सब लोग जानते थे, गिलोय भी कुछ होता है। यस सर। नहीं सर जी। यस सर। नहीं जानते यस थे। सर, हम बहुत जानते थे। तू जे जानत रहा ओकर बात ना, जे ना जानत रहा लो, अबे काफी तो से क्रिया आंखी खा क्रिया रहे खिलाई तो के ना पता, झूठ बोलो। यस सर, अरे हमें ना, पता नहीं था। पता, है सर, पता आ था। सुनो, आज हेप्टी हेप्टी लड़कवा जानते हैं सब गिलोय के बारे में। यस सर। क्यों, उसका जीन मॉडिफाइड थे भाई, वो जंगल में होता था। अभी पढ़ाएंगे ना प्लांट इंट्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन, ग्राम्यान, ये सब पढ़ाएंगे वहीं पे है। पहले जंगल में लगता था गिलोय, कोई जानता नहीं था, आज देखो सब लोग लगा रहे हैं।
अपने घर के पास कि भाई के लगौले रहा, कौनो भरोसा ना, जब जरूरत पड़ी तो यह काम दी ना। यस क्यों? उसके जीन को मॉडिफाइड किया गया। और इस समय देखो बढ़िया बढ़िया, पहले गिलोय ऐसे जंगल उंगल में फरल मिले, अब देखो बड़ा बढ़िया बढ़िया मार्केट में मिलता है, मोटा मोटा पौधा, पतला पतला पौधा, अच्छा अच्छा पौधा गिलोय। हुआ कि यस नहीं? सर, यस सर। तो जब कोई पूछता नहीं था किसका उससे देन है? पहले। ये किसका देन है? क्या? प्लांट ब्रीडिंग का देन है। ये ब्रीडिंग करा के अच्छा अच्छा उत्पादन कराएंगे। तो ये आपको पूरा उद्देश्य समझ में आया क्या प्लांट ब्रीडिंग? कि प्लांट ब्रीडिंग का क्या उद्देश्य होता है? अब एक बात बताइए, जब ये सब उद्देश्य हम फॉलो करेंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई खाने बिना मरेगा? बताइए। नो सर। नो सर, नहीं तो मरेगा सर। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग किसके लिए होता है? मैनकाइंड के लिए। किसके लिए? मैनकाइंड के लिए। ये जेनेटिकली क्रॉप की मेकअप को इंप्रूव कर देता है, क्रॉप के जीन को इंप्रूव कर देता है, और आपकी क्रॉप अच्छी हो जाएगी। सही बताओ, जब क्रॉप अच्छी होगी, उत्पादन ज्यादा मिलेगा, क्वालिटी बढ़िया रहेगी, इंप्रूव हो जाएगा, उसमें डिजीज नहीं लगेंगे, इंसेक्ट नहीं लगेंगे, वो जल्दी पक जाएगा, सब हो जाएगा। तो एक ही सीजन में ढेर सारा क्रॉप लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? और यही तो चाहता है प्लांट ब्रीडिंग, तो यही उसका उद्देश्य है। तो ये तो कहानी थी प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव की, मतलब उद्देश्य। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप क्या हायर यील्ड लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? क्योंकि ये ऐसे लिखने के बाद इनके अंदर लिखना पड़ेगा। लिखना होगा कि प्लांट ब्रीडिंग के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य हायर यील्ड। तो हायर यील्ड हेडिंग करके क्या लिखोगे उसमें? कि प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ही आज फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो गई है, क्योंकि फसल लगाने की विधि हमको आर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, जिसकी जानकारी के वजह से हमारा उत्पादन क्या होता था? कम होता था। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के आते ही हम लोग अलग अलग क्रॉप का अलग अलग क्रॉस करा के ऐसी वैरायटी बना लेते हैं जिससे कि उत्पादन ज्यादा ले। हिंदी वाला आ रहा है, अंग्रेजी वाला भी ऐसे ही रहे। दूसरा प्रोडक्टिविटी। जो हमारा उत्पादन एक एक हेक्टेयर में केवल 50 कुंटल होता था, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल होता था, प्लांट ब्रीडिंग के आते ही हमने नई नई वैरायटी डेवलप कर ली, और आज हमारा 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 100 कुंटल। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं? कितना बोलो। कुंटल बड़े? बढ़ी। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता हो। उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी। हम जो धान की ऐसी वैरायटियां लगाते थे जिनको लोग पसंद नहीं करते, आज हम लोग पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी काला जीरा धान खाएंगे तो वो हमारा काला जीरा चावल आता है, काला जीरा धान की वैरायटी है, काला जीरा जैसे होता है। काला जीरा का जब हम लोग चावल खाएंगे ना तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ऐसे तो सुन लो घर में चावल खाएगा तो पेट निकली, सुने हो? यस। उसको खाओगे तो ऐसा कोई यस इफेक्ट सर। नहीं पड़ेगा। काला जीरा धान खाएंगे, गोल्डन राइस खाएंगे तो विटामिन ए भी मिलेगा। जो विटामिन ए के लिए यस। अलग से गाजर वजर खाना पड़ता है वो नहीं खाना पड़ेगा, भतवे खा के विटामिन ए भी मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? इसमें ये लिखोगे कि अलग अलग जीन एंटर करा के क्रॉप की क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया गया, और ये जो कि संभव हुआ किसके द्वारा? प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। प्लांट ब्रीडिंग प्लांट बताती है ब्रीडिंग। कि अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो आपको दाल भात चावल चोखा खाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खिचड़ी भी खा लेंगे तो पूरा उतना न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएगा। मिल एक जाएगा। प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है दलिया। दलिया जानते हैं? दलिया हाँ सर जी। यस सर। आप कुछ मत खाइए, आप सुबह उठ के बस दलिया हाँ सर, खाइए, आंगनवाड़ी में पानी में मिलता बना के है। दूध में बना के। हाँ, ओके खा ले, बस तुम्हारे शरीर में पूरा न्यूट्रिएंट आ जाएगा। तुमको सब चीज खा के पचाने की जरूरत ही नहीं है, केवल वही खा लो। तो किसका देन है? प्लांट ब्रीडिंग का देन है। ऐसे गेहूं ऐसे चावल का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें सब कुछ पाया जाता है, और उसी को खा के आराम से मस्त। यही लिखेंगे कि इंप्रूव क्वालिटी को इंप्रूव कर देते हैं जीन एंटर करा के नई नई क्रॉप बना के। उसके बाद बायोटिक एबायोटिक आजकल देख ही रहे हैं। अभी पता ना कि बीटी कॉटन, कॉटन की वैरायटी पे लगभग नहीं करता है। मक्का पे पहले बड़ा इंसेक्ट लगते थे, आज देख लग जौनपुर में घूम के ऐसा ऐसा वैरायटी लगी है मक्के की। मक्का मैंने जान जना का होला, मेज मेज मक्का, बाल भुट्टा, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ बाल सर एंड जी। भुट्टा, हाँ सर, बाल एंड समझ भुट्टा रहे रेफर्स हैं। टू द क्रॉप। हाँ हाँ, हु इज पट पट बोलिंग अनागी पे रखने के बाद। समझ में आ गया? हाँ जी अमेज। यस यस सर। सर। हाँ,
जिया में जिया इंडोराटा, जिया डेंट कार्ब, सब बहुत सारे। यस सर, तो बेबी कॉर्न। क्या किया गया उसको, उसमें बायोटिक फैक्टर हटा दिए गए, यानी अब उसमें इंसेक्ट नहीं लगता है, डिजीज नहीं लगती, बहुत सी क्रॉप पे डिजीज रेसिस्टेंट बना दिए गए। अच्छे, अब के दू ठे वैक्सीन लग गया आपको। अब ये के लागू सर जी। हाँ, हमके लाग गए बसुना। अब हम रेसिस्टेंट हो गए हैं किसके प्रति, बायोटिक फैक्टर। कौन सा बायोटिक फैक्टर, कोरोना, मीजो बायोटिक है वो। अब कोरोना के प्रति हम रेसिस्टेंट हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि कोरोना वाला जीन मेरे शरीर में आ गया है। वैसे ही क्रॉप में बायोटिक फैक्टर का जीन एंटर करा देते हैं तो डिजीज होइबा नहीं करता। समझ में आ रही है बात। आप लोग को पोलियो यस होगा, पोलियो जैसी बीमारी होगी, बताओ पोलियो जैसी नो बीमारी सर। होगी, नहीं होगी, काहे नहीं नो होगी, सर। नहीं होगी सर। क्योंकि आपके अंदर पोलियो आपको पिला दिया गया है। पोलियो के वायरस के पोलियो के वायरस के अगेंस्ट आपको क्या पिला दिया गया है, दवा पिला दी गई है, और उसका जीन आपके शरीर में, तो आपको होगा ही नहीं होगा। यस नहीं होगा। वैसे ही क्रॉप होता है, क्रॉप में अगर जीन एंटर करा दिए, उहे कुछ सीखे के है कि जीनमा कैसे एंटर कराए थे, वही जीन एंटर करा दिए तो क्रॉप को डिजीज लगेगी ही नहीं, उसको नुकसान ही नहीं होगा। और राहुल सर के स्टूडेंट सब प्यार रेसिस्टेंट हो गए हैं कि नहीं, ना लगी डिजीज, नहीं, ये भी डिजीज नहीं लगेगा। रोज एंटीजन देते हैं, रोज जीन एंटर कराते हैं कुछ ना कुछ। अब ये पूत सपूत बताए हैं, तो ये जीन ही तो आपके अंदर एंटर कराते हैं हम रोज, कि आपको वैसी यस सर। बीमारी न लगे। वो बीमारी लगेगी तो आप एबनॉर्मल हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे तो देश का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है अर्लीनेस में क्या लिखेंगे, अर्लीनेस में लिखेंगे कि फसलों में हम समय समय पे तमाम प्रकार के हार्मोन्स को एंटर करा के उनको जल्दी पका लेते हैं, जिससे कि हमें उत्पादन शीघ्र मिल जाता है और ज्यादा मिल जाता है, और तुरंत नई फसल लगा देते हैं। उसके बाद आता है मैच्योरिटी, फसलों में हम वही हार्मोन्स जीन एंटर ऐसा कराते हैं कि वो जल्दी क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, जल्दी उत्पादन मिल जाता है, जल्दी उत्पादन मिल जाता है। मैच्योरिटी जल्दी होगी तो उत्पादन जल्दी मिलेगा, नई फसल तुरंत लगा लेंगे। पहले एक साल में दो ही फसलें होती थी, धान और गेहूं। आज के समय में अगर जो अच्छा किसान है, वो एक साल में 3 से 4 क्रॉप ले सकता है, नहीं ले सकता बताओ। उसको पता है कि मशरूम बो दो ना, 1 महीना का प्रोडक्शन है, 1 महीना में खत्म हो जाएगा, फिर लगा दो दूसरी फसल। तो किसकी देन है ये सब, प्लांट ब्रीडिंग लिखवाएंगे ये सब, ऐसा नहीं है कि तुम लोग अपने से लिखने दे रहे हैं अभी वैसे लिखने को। जीएम क्रॉप, जेनेटिकली हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करके नई नई क्रॉप बना के उनमें ऐसे ऐसे जीन एंटर करा देते हैं जिनमें और किसी का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, ना क्लाइमेट का, ना टेम्परेचर का, ना कुछ नहीं। अरे भाई ना जाना हुआ, ग्राफ्टिंग सुने हो, लेयरिंग सुने हो, एनआर्चिंग यस हाँ सुने सर। सर, हो, ग्राफ्टिंग सुने हैं। सर यस सर, यस सर। इक्वल, हाँ अब सुना, बहुत लोग नहीं सुने होंगे, जानते हैं क्योंकि ये सेकेंड ईयर में ही था, ये सेकेंड सेमेस्टर में ही था हॉर्टिकल्चर में। और जब सेकेंड सेमेस्टर पढ़े ही नहीं, और बार हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग कर दो, एनआर्चिंग कर दो, तो तुम लोग मानोगे ही नहीं। इसीलिए हर सेमेस्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है। तो पास तो हो ही जाएगा, पास हुए तो कोई ना रोक सकेगा। नॉलेज एग्रीकल्चर का आपके पास, लेकिन तब नॉलेज नहीं रहेगा ना। अब ग्राफ्टिंग करके क्या किया जाता है, देखो आम की दूसरी वैरायटी जो यूपी में नहीं लग सकती थी, तो आम की ऐसी वैरायटी ली जाती है जो यूपी में लग सकती है, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन को काट के फेंक दिया जाता है, जड़ वाला ले लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जड़ यूपी में आसानी से लग जाएगा, और ऐसी वैरायटी यस लाई सर। जाती है जिसका उत्पादन ज्यादा होता है, और ऊपर वाला पोर्शन वेजिटेटिव पोर्शन जोड़ दिया जाता है उसमें, और लेयरिंग कर दी जाती है, वो सब बताएंगे कभी टाइम मिलेगा तो। जिससे कि देखा, यस सर। फसल तो नीचे यूपी के क्लाइमेट को सर्वाइव करेगी, क्लाइमेट तो यूपी का सर्वाइव करेगी, लेकिन उत्पादन कितना देगी, बहुत ढेर सारा, क्योंकि यूपी वाला आम कम उत्पादन देता है, उत्पादन भी ज्यादा। तो ये सब कुछ कौन कराता है, प्लांट ब्रीडिंग कराता है, आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी कराती है, जिससे कि आपकी क्रॉप का जेनेटिक मेकअप इंप्रूव हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, रेगुलर बने रहिए, कल इन सब चीजों को हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है। या ओके तो सर। एक काम करिए, आप जितना समझे हैं उसको लिख के भेजिए, सबका अपना अपना ग्रुप है, सब लोग ग्रुप में हैं, और हमने वाला जो राहुल सर वाला ग्रुप है उसमें लिख के आज भेजिए, जिससे हमको ये पता चले कि आपको समझ में कितना है। तो प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिख के आप लोग भेजेंगे। डिफिनीशन याद हो गया ना, कि प्लांट ब्रीडिंग यस इज यस सर। सर। आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी टू मेकअप ऑफ एनी
mankind. किस लिए? Plant. फॉर्मेंट। ठीक, Fermentation. आप Yes, जाइए और पढ़िए। और अमन, जो लोग इनरोल्ड किए थे, जो अभी क्लास कर रहा है, हम सबका देख ले रहे हैं अटेंडेंस, जो है उसको छोड़ दे रहे हैं, बाकी जो नहीं है उनको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमको शौक नहीं है भीड़ बढ़ाने का, हमको शौक है रोज पढ़ाने का। तो हमारे Yes. लिए रेगुलर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जो लोग इनरोल्ड करके सोच रहे होंगे कि काल पढ़ब परसों पढ़ब, तो कोई मतलब नहीं है उनके पढ़ने का। ट्रेन कहाँ चल रही है? ये भाई के यहाँ ट्रेन चला तो बंद करो मैं किया, ट्रेन जिस तरह सर चले माइक बंद कर लो। हाँ सर। घर पे खड़ी। ये कह रहे थे, जो हाँ मतलब बोलो। क्लास नहीं करता, अगर करता भी होगा कितने टाइम तक करता है कितने टाइम तक नहीं, वो सब दिखता है आप में? हाँ सब दिखते हैं। हाँ दिखता है। अभी हमको दिखेगा, भी अभी देखते दिखेगा। हैं तो के बताओ। हाँ हाँ, नहीं आप बताइए। लोग को नहीं दिखेगा, केवल हमको दिखेगा। अच्छा। स्टार्टिंग में 5 मिनट क्यों? करके फिर लास्ट में 5 मिनट करती है तभी। वो दिखाता है कौन कितना क्लास किया है। अगर आप टाइम टेबल शेड्यूल सेट किए हैं तो दिखाता है, और शेड्यूल इस बार सेट किए हैं, 5 बजे से क्लास चल रहा है, 5 बजे का सेट है। चलो जाओ और लिखो अच्छे से। चलिए हम कुछ लोग को निकाल दें, जो लोग आज ज्वाइन करके क्लास नहीं किए।